हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एज ए एक्सपोर्टर, अगर जो भी एक्सपोर्ट करना चाहता है तो वो कौन सी कंपनी का रजिस्ट्रेशन उसके लिए बेटर होगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एज ए एक्सपोर्टर बनने के लिए। आज हम उस पर भी A to Z डिस्कस करेंगे। और फिर हम डिस्कस करेंगे एज ए एक्सपोर्टर जो एग्रो प्रोडक्ट जैसे राइस, कॉर्न, मेज एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं। फिर हम बात करेंगे अगर कोई राइस एक्सपोर्ट करना चाहता है इजिप्ट तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, और किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है एज ए एक्सपोर्टर जो इजिप्ट राइस एक्सपोर्ट करना चाहता है या एग्रो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है। तो आज हम इसी पर 1 by 1 A to Z सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप अगर नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करें, और आखिरी तक हमारे चैनल में पूरी कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल में आखिरी तक बने रहें। बेस्ट कंपनी कौन सी होती है एज ए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप एक एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं या इंपोर्टर बनना चाहते हैं तो कौन सी कंपनी बेस्ट रहेगी, कौन सी कंपनी बढ़िया रहेगी जिससे आपको बेनिफिट मिल सके और आपको कंप्लेंट्स और बहुत सारे इश्यूज ना उठाने पड़े। तो हमारे इंडिया में कई तरीके की कंपनियां होती हैं जिनमें से सबसे अच्छी कंपनी प्रोप्राइटरशिप होती है। प्रोप्राइटरशिप कंपनी का फायदा ये है कि अगर आपके पास बहुत कम पैसा है और आप बहुत डॉक्यूमेंट्स में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं और आप किसी को पार्टनरशिप में भी नहीं देना चाहते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो प्रोप्राइटरशिप सबसे बेस्ट कंपनी है जिसमें कम डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं और जिसमें कम खर्चा भी होता है और बहुत कम ही इन्वेस्टमेंट में ये कंपनी ओपन हो जाती है। सेकंड है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कंपनी के भी बहुत सारे फायदे हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास इनफ पैसा नहीं है लेकिन आपका पार्टनर है, कोई आपका कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, वो आपके साथ कंपनी के एक्सपेंसेस साथ में उठाना चाहता है और साथ में काम करना चाहता है या उसके पास एक्सपीरियंस है तो आप पार्टनरशिप कंपनी की तरफ जा सकते हैं। और पार्टनरशिप कंपनी में भी कंप्लायंस काफी कम होती हैं। थर्ड, अगर आप अपना काम अच्छे से जानते हैं और अपने काम को ग्लोबली ले जाना चाहते हैं और अपना एक स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ जा सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है OPC प्राइवेट लिमिटेड और सेकंड होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और OPC में डिफरेंट बहुत सारे हैं, बट मेजर डिफरेंट ये है कि OPC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी वैसे ही काम करती है जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काम करती है, बट उसको एक ही डायरेक्टर हैंडल करता है, एक ही डायरेक्टर अथोराइज्ड होता है, एक ही डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप अपने काम को ग्लोबली ले जाना चाहते हैं और अपने कंपनी का एक स्टेटस और एक नाम दिखाना चाहते हैं तो आप OPC 1 पर्सन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में जा सकते हैं। फोर्थ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सबसे आखिरी में सबसे एक्सपेंसिव प्राइवेट लिमिटेड होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंप्लायंस होते हैं और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होती है। तो सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसके लिए बेहतर रहती है जिसके पास कुछ एक्सपीरियंस हो और अच्छा इन्वेस्टमेंट हो और वो ग्लोबली वर्क करना चाहता है, ग्लोबली अपने कंपनी को एक स्टेटस देना चाहता है, अपनी कंपनी के लेट्स सपोज डिफरेंट कंट्री में ब्रांचेस खोलना चाहता है या उसके गोल बहुत अच्छे हैं और बहुत सारी कंपनी में काम करना चाहता है, बहुत सारा उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ओपन कर सकता है। इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है। अब हम बात करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं एज ए एक्सपोर्टर बनने के लिए। तो सबसे पहले हमको एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। फिर उसके बाद हमको GST नंबर लेना होगा। GST नंबर लेने के बाद हमको एक बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। बैंक अकाउंट में हमको करंट अकाउंट खुलवाना होगा। और एज ए एक्सपोर्टर बैंक अकाउंट खोलने से पहले प्लीज़ आप अपने नियर बाई बैंक चेक करें, नियर बाई ब्रांच चेक करें और सबसे अच्छी चीज़ ये जानने की कोशिश करें कि कौन सा बैंक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जानता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग उस बैंक के पास इंफॉर्मेशन है और उस बैंक में फॉरेक्स फैकल्टी है कि नहीं, वहाँ पे डिफरेंट टाइप में करेंसी कन्वर्ट होती है या नहीं। और उसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हैं कि बैंक को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं, वो कितना जानते हैं। क्योंकि बहुत बार ये होता है, हमने देखा है कि
छोटे छोटे जगह पर करंट अकाउंट तो ओपन हो जाता है, लेकिन बैंक में जो एम्प्लॉय होते हैं उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, जैसे EBRC है, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट हो गया, डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफरिंग हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेमेंट कन्वर्जन हो गया, उस पर क्या चार्जेस लगते हैं, तो ये इन चीज़ों के बारे में उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो आपको एज ए स्टार्टअप, आप नए हैं, आप अपनी कंपनी को भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं और बैंक के भी इश्यूज़ को भी हैंडल कर रहे हैं, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अकाउंट खोलने से पहले ध्यान रहे कि आप सारी चीज़ें अच्छे से देख लें और समझ लें। बट फॉर एग्जांपल, अभी आज के डेट में अपने इंडिया में बहुत सारे बैंक हैं जहां पर सारी इन्फॉर्मेशन, सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग फॉरेक्स फैकल्टी अवेलेबल होती है। जिनमें से कुछ बैंक हैं अपने इंडिया में जो फेमस बैंक हैं, लार्जेस्ट बैंक हैं, जैसे ICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI बैंक, और इसके अलावा भी बहुत सारे बैंक्स हैं। तो प्लीज़ आप सबसे पहले करंट अकाउंट ओपन करने से पहले आप अपने बैंक में अच्छे से डिस्कशन कर लें, अच्छे से चीज़ों को समझ लें, तब आप अपने अकाउंट को ओपन करें। बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद आपको ज़रूरत होती है IEC कोड। इसका फुल फॉर्म है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो कि एज ए एक्सपोर्टर मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है, और ये सर्टिफिकेट जो है हमारी गवर्नमेंट की DGFT इशू करती है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। इसके बाद एक डॉक्यूमेंट्स और आ जाता है जो कि मैंडेटरी होता है, उसके बगैर हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उसको बोलते हैं RCMC। RCMC का फुल फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, RCMC। और ये हमको इशू करवाने के लिए बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि RCMC जो इशू करती है वो हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। तो हमको ध्यान देना है कि कौन सा RCMC हमको लेना है। तो जब आप अपना RCMC रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं या किसी CA से काम करवाएं, तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके प्रोडक्ट का HS कोड क्या है, तब जाकर के आप RCMC सबमिट करें। क्योंकि RCMC जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो तकरीबन हमारे इंडिया में 33 बॉडीज हैं, 33 टाइप्स हैं। तो हमको सबसे पहले देखना है कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या किस प्रोडक्ट में मेनली हमारा एक्सपोर्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप RCMC ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि RCMC के लेने के क्या बेनिफिट हैं और पोर्ट रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, और कुछ एग्जांपल भी मैं आपके सामने रखूंगा जिनको आप देख सकते हैं कि RCMC होता क्या है और पोर्ट रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और कौन करता है, और RCMC के क्या बेनिफिट हैं। RCMC के बहुत सारे बेनिफिट हैं। लेट्स सपोज जैसे हम पेटीएम या UPI से कोई पेमेंट करते हैं तो हमको रिवॉर्ड मिलता है, हमको कैशबैक ऑफर मिलता है। तो इसी तरह हमारी गवर्नमेंट जो होती है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो उसकी FOB वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट में जो भी रिवॉर्ड होता है 1%, 2%, 2.5%, पहले ये 7%, 10% भी हुआ करता था, लेकिन अभी लास्ट ईयर से काफी घट गया है। तो फिर भी अभी बेनिफिट काफी हैं। तो आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करती है FOB वैल्यू पर आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। ऑल्सो RCMC आपको हेल्प करता है गवर्नमेंट के जो भी बेनिफिट होते हैं, इंसेंटिव होते हैं, उनको क्लेम करने में। इसी तरीके से RCMC काउंसिल जो होती है वो हमको प्रोवाइड कराती है बायर, और बायर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराती है, और प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराती है। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं RCMC के, जैसे कोई नया अपडेट आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, या आपकी RCMC से रिलेटेड कोई रूल इशू होता है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई प्रोडक्ट बैन होता है या इंपोर्ट में बैन होता है या एक्सपोर्ट बैन होता है, तो RCMC जो होती है, आपकी जो काउंसिल होती है, वो आपको आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराता है। आज की डेट में तो इतना डिजिटल हो गया है कि सारी इंफॉर्मेशन ऑन टाइम पे प्रोवाइड की जाती है। तो RCMC लेने के ये सारे फायदे हैं। अब आप देखें, यहाँ पर मैंने कुछ RCMC जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो हैं, उनमें से कुछ के नाम मैंने डाले हुए हैं और इनके क्या काम होते हैं और ये किन किन चीजों को किन किन चीजों में बेनिफिट होते हैं, किन किन प्रोडक्ट को कवर करते हैं, सिंपल यहाँ पर पड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर है अपेडा। बेसिकली अपेडा जो होता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए होता है। अगर हम राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं या एनिमल प्रोडक्ट खाने का कर रहे हैं या गेहूं कर रहे हैं, दाल कर रहे हैं, फ्रूट्स कर रहे हैं, वेजिटेबल कर रहे हैं, तो उन चीजों में हमको RCMC जो लेनी होगी, अपेडा की लेनी होगी, क्योंकि अपेडा ही सारी चीजों को
कवर करता है। फिर जैसे अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है AEPC, इसमें ये जो काउंसिल है, जैसे आप रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े, सिल्क के, जूट के रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको RCMC जो है AEPC की लेनी होगी। इसी तरह अगर आप काजू एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया काजू लेनी पड़ेगी। आप अगर कॉफी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कॉफी से रिलेटेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको कॉफी बोर्ड लेना पड़ेगा। अब इसी तरीके से एम्पेडा लेना पड़ेगा। अगर आप मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे समंदर की फिश हो जाती है, सी फिश हो गई, जैसे क्रैब हो गया, श्रिम्प हो गया, और भी बहुत सारी फिशेज हो गई, विनामी हो गई, ब्लैक टाइगर हो गया, तो मरीन प्रोडक्ट के लिए हमको RCMC जो है एम्पेडा की लेनी पड़ेगी। फिर इसी तरीके से स्पाइस बोर्ड अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं मसालों में, चाहे जैसा मसाला हो, खाने का मसाला, तो उसके लिए आपको स्पाइस बोर्ड लगेगा। इसी तरीके से टी बोर्ड है, टी से रिलेटेड प्रोडक्ट जो होंगे, चाय से रिलेटेड। फिर है तंबाकू बोर्ड, तंबाकू के भी कोई प्रोडक्ट है, जैसे सिगरेट है, तंबाकू है, खैनी है, बहुत सारी चीजें हैं तंबाकू से रिलेटेड, तो आपको तंबाकू बोर्ड लेना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पर आज का टॉपिक है राइस एक्सपोर्ट करना। तो हमारे लिए जो RCMC मैंडेटरी होगा वो अपेडा होगा। अब हम बात करेंगे, जब आपने RCMC ले लिया, GST ले लिया और सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इशू करवा लिए, तो अब आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपना एक पोर्ट चूज करना है कि किस पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। लेट सपोज मुंद्रा या JNPT या चेन्नई, कोची, कोलकाता, जहां से भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वहां का पोर्ट रजिस्ट्रेशन आपको फर्स्ट टाइम लगेगा। फिर उस पोर्ट पे आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, जिसको पोर्ट रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। और ये फर्स्ट टाइम जो एक्सपोर्ट करता है उसके लिए मैंडेटरी होता है। बट आज की डेट में ये काफी इजी हो गया है और हमारी गवर्नमेंट काफी चीजों को इजी बना रही है एज ए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डिपार्टमेंट। तो आपको फर्स्ट टाइम पोर्ट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो पोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले अपने बैंक से एक AD कोड लेना पड़ेगा, जो कि आपका बैंक आपको इजिली प्रोवाइड करा देता है। बैंक AD कोड जो होता है, ये एक AD कोड बैंक का सर्टिफिकेट होता है जो बैंक इशू करता है। फिर उसके बाद आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होते हैं, वो आपको आपका CHA, जिसको कस्टम हाउस एजेंट बोलते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपसे साइन और स्टाम्प करवाएगा, जिसके बाद पोर्ट रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और पोर्ट रजिस्ट्रेशन में बहुत मिनिमम पैसा लगता है, कोई 500 लेता है, कोई 1500 लेता है, एज पर CHA। जैसा CHA आपको मिल जाए उस हिसाब से। बहुत सारे लोग फ्री में भी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं अगर आपके साथ लॉन्ग टर्म पे काम करना चाहते हैं तो पोर्ट रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है जब आप फर्स्ट टाइम पे एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी पोर्ट से, इंडिया के, चाहे वो ड्राई पोर्ट हो या सी पोर्ट हो, ICD से हो या बाई एयर हो, कहीं से भी हो, तो आपको एक पोर्ट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और पोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बैंक AD कोड की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि आपको आपका बैंक प्रोवाइड कराएगा। अब हम बात करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं और रिक्वायर्ड हैं राइस एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया से किसी भी कंट्री के लिए। बट सम कंट्री में कुछ डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं और डिफरेंट होते हैं। कहीं पर कुछ डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग कंट्री की डिमांड होती है, बट बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1 कमर्शियल इनवॉइस, जो कि मैंडेटरी है। फिर आपको सेकंड पैकेजिंग लिस्ट होगी। पैकेजिंग लिस्ट कुछ कंट्री में मैंडेटरी है, बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज में मैंडेटरी नहीं है। थर्ड है आपका फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट, ये मैंडेटरी है, ये हमारी गवर्नमेंट इशू करती है। फिर चौथे नंबर पर है फुमिगेशन सर्टिफिकेट, ये भी मैंडेटरी है 90% कंट्रीज में। फिर 5 नंबर पे आता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये मैंडेटरी है, ये हमारी गवर्नमेंट इशू करती है। ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ये बताता है कि ये गुड्स जो है, ये प्रोडक्ट जो है, किस कंट्री से बिलोंग करता है। इसके बाद आपका 6 नंबर पर है बिल ऑफ लेडिंग, ये भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि शिपिंग कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। 7वें नंबर पर है इंस्पेक्शन, जो कि बहुत सारी कंट्री में मैंडेटरी नहीं होता है और कुछ कंट्रियां हैं, लेट सपोज यूरोपियन कंट्री हैं, तो वो इंस्पेक्शन भी SGS से या कोई डिफरेंट टाइप के कंपनी से इंस्पेक्शन मांग लेती हैं। और आपको ये सारी चीजें, ये डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं,
इनमें से पैकेजिंग लिस्ट एंड कमर्शियल इनवॉइस सिर्फ आपको जनरेट करनी होगी। रेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों में आपका जो CHA होता है, कस्टम हाउस एजेंट जो होता है, वो आपकी हेल्प करता है और आपके बिहाफ पे कस्टम पोर्ट एरिया में, जो पोर्ट में कस्टम डिपार्ट होता है, वहां पर सबमिट करता है आपके बिहाफ पर। तो आपको इन सब चीजों में घबराने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स CHA बनाते हैं और उनका रोज का काम होता है, तो वो इजिली बना लेते हैं। और एक डॉक्यूमेंट्स होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स से पहले शिपिंग बिल होती है। CHA शिपिंग बिल फाइल करता है। शिपिंग बिल जो होती है वो हमारे कस्टम से शिपिंग बिल मिलती है, वो हमारे इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट पर शिपिंग बिल फाइल होती है और उसी में सारी चीजें मेंशन होती हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं राइस एक्सपोर्ट करने के लिए इजिप्ट एक्सपोर्ट अगर आप राइस करना चाहते हैं तो कौन कौन सी बात का, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का ध्यान देना हमारे लिए जरूरी होता है, ताकि फ्यूचर में हमें कोई इश्यूज न आए। तो सबसे पहले आप जब अपने इम्पोर्टर से, बायर से सारे पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं, अपने पेमेंट के रिगार्डिंग, पेमेंट टर्म के रिगार्डिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज के रिगार्डिंग, इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग, इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी के रिगार्डिंग और जो भी चीजें होती हैं उनके रिगार्डिंग आप सारी इंफॉर्मेशन, सारे पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। तब आप अपने तरफ से एक प्रोफार्मा इनवॉइस जनरेट करते हैं। फिर आप उस प्रोफार्मा इनवॉइस को अपने इम्पोर्टर को, अपने बायर को सेंड करते हैं। फिर आपका इम्पोर्टर सारी चीजों को चेक करता है, सारी चीजों को अच्छे से वेरीफाई करता है और आपको एग्रीड के लिए बोल देता है कि हाँ भाई मैं हैप्पी हूँ और आई हैव नो इशू। सो वो आपको स्टाम्प और उसमें साइन करके आपको भेज देगा प्रोफार्मा इनवॉइस। जब आपको प्रोफार्मा इनवॉइस भेज दिया, इसका मतलब है कि वो आपके और उसके बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है, ट्रेड से रिलेटेड जो भी डिस्कशन हुआ है, वो एग्री है। तो आपको दो चीजों का, दो डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है जो कि बहुत ही जरूरी है और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपको इम्पोर्टर से, अपने बायर से जो इजिप्ट में है, उससे लेने जरूरी हैं। पहला है इंपोर्ट परमिट कॉपी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इजिप्ट इशू करती है। ये आपको हर हाल में चाहिए होगा। फिर दूसरा होता है ACID नंबर, जो कि 16 से 19 डिजिट के बीच में होता है। ये दो चीजों की कॉपी आपको अपने इम्पोर्टर से लेना जरूरी है, अदरवाइज आप एक्सपोर्ट वहां पर नहीं कर पाएंगे। तो आप ये दोनों चीजों का ध्यान अच्छे से रखें। इंपोर्ट परमिट कॉपी और ACID नंबर अपने इम्पोर्टर से लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद आपको कुछ पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैंडेटरी हैं जब आप एक्सपोर्ट करते हैं इजिप्ट, तो उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिनमें से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला ये है कि जब आप अपनी कमर्शियल इनवॉइस बनाएं, तो कमर्शियल इनवॉइस हो या आपकी पैकेजिंग लिस्ट हो, तो उनमें अपना और इम्पोर्टर का 3 चीज कॉमन होनी चाहिए। पहला, इम्पोर्टर का और एक्सपोर्टर का कंपनी लाइसेंस, जैसे अपने इंडिया में शॉपिंग लाइसेंस नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है या सिन नंबर होता है, वैसे ही कंपनी का लाइसेंस नंबर होता है हर कंट्री में, उसको मेंशन करना है। फिर उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट परमिट नंबर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट परमिट नंबर से मतलब है, जैसे अपने इंडिया में IE जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है, उसको बोलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट परमिट नंबर। इसी तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट परमिट नंबर इजिप्ट में भी चलता है, तो उसको हमें इनवॉइस में मेंशन करना है। फिर सबसे मैंडेटरी जो तीसरा है इंपॉर्टेंट, ACID नंबर, जो हमको स्टार्टिंग में बायर से परफॉर्मा इनवॉइस जनरेट करने के बाद मिला था, उसको भी अपने इनवॉइस में सबमिट करना है। ये 3 चीजें आपको अपने इनवॉइस में, सारी इनवॉइसेस में, चाहे वो पैकेजिंग लिस्ट हो या बिल ऑफ लेडिंग हो या सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो, सब जगह पर मेंशन करना है। फिर आता है सेकंड, जब आपका CHA फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट अप्लाई करता है, तो आप प्लीज उनसे कंफर्म कर लें सबमिट करने से पहले कि जो हमारे बायर ने इंपोर्ट परमिट कॉपी दी थी, इंपोर्ट परमिट कॉपी में इंपोर्ट परमिट नंबर होता है, तो इंपोर्ट परमिट नंबर को वो फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट पर मेंशन करें और फाइटो सैनिटरी की कॉपी भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइटो को दे दे और फाइटो की कॉपी भी हमारे सर्टिफिकेट में अटैच करें जब वो ऑनलाइन सबमिट करें। ये 2 पॉइंट बहुत ही जरूरी हैं और इनको छोड़ने से हमको बहुत सारे इश्यूज आते हैं और कभी कभी तो हमारी शिपमेंट ही रुक जाती है और कभी कभी हमारी शिपमेंट इंडिया के पोर्ट पे ही ऑफलोड हो जाती है और कभी कभी शिपमेंट वहां पर पहुंचने के बाद ही रिजेक्ट हो जाती है। अब हम बात करेंगे ये
ये ACID नंबर कौन इशू करता है और कैसे मिलता है और कौन प्रोवाइड करता है? तो सिंपल है, ये ACID नंबर जो होता है हमारा बायर प्रोवाइड करता है और ये ACID नंबर उनके कस्टम पोर्ट अथॉरिटी जो होती है वहां पर उसको बोलते हैं नाफिजा। जैसे हमारे इंडिया में आइस गेट के नाम से चलता है, वहां पर नाफिजा के नाम से चलता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये कार्गो एक्स और नाफिजा क्या है। तो सबसे पहले हम कार्गो एक्स के बारे में बात करेंगे। कार्गो एक्स जो है ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करने का एक प्लेटफॉर्म है, सप्लाई चेन है, जो कि ग्लोबली तकरीबन 60 कंट्री में अभी काम कर रहा है और ये अप्रूव्ड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट से अप्रूव है। यानी कि अगर हम डॉक्यूमेंट्स कार्गो एक्स के थ्रू उनके प्लेटफॉर्म पर, उनके नाफिजा प्लेटफॉर्म पर भेजते हैं तो वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट वैलिड है और उसमें कोई इशू नहीं है। तो कार्गो एक्स प्लेटफॉर्म जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करता है PDF फॉर्मेट में और बहुत सारे फॉर्मेट में और उनको वैलिडेट भी करता है। हमसे डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड होते हैं तो इजिप्ट के जो नाफिजा MTS कस्टम अथॉरिटी होती है, ये कार्गो एक्स उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराता है। तो कार्गो एक्स के बहुत सारे बेनिफिट हैं, अब फिर हम उस पर भी बात करेंगे। कार्गो एक्स के जो बेनिफिट हैं उनमें से सबसे पहला तो है कि ये हमको हेल्प करता है। किस चीज की हेल्प करता है? वेरिफिकेशन देता है कि एक्सपोर्टर हो या इंपोर्टर हो वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो रियल में है, यानी ब्लैक लिस्टेड नहीं है या उसकी कंपनी फ्रॉड तो नहीं है। तो ये चीज को जानने के लिए हमें हेल्प करता है। और इसी तरीके से ये हेल्प करता है जब हम डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करते हैं तो ऑनलाइन ये डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में चंद सेकंड में, चंद मिनट में ये डॉक्यूमेंट्स इजिप्ट पहुंच जाते हैं। उनके कस्टम की अथॉरिटी जो होती है, जो उनकी वेबसाइट होती है, वहां पहुंच जाते हैं। हमने यहाँ पर क्लिक किया, कुछ ही मिनट में वो डॉक्यूमेंट्स वहां पे पहुंच जाते हैं और ये एक्सेप्टेबल है इजिप्ट कस्टम में। जो भी इजिप्ट के जितने भी कस्टम्स एरिया हैं, पोर्ट एरिया हैं, चाहे बाई सी हो चाहे बाई एयर हो, सब जगह पर ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल हैं और सब जगह एक ही जैसे काम करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में आइस गेट है, चाहे आप ICD ले लो या बाई एयर ले लो या बाई सी के कोई भी पोर्ट इंडिया के ले लो, तो सब जगह आइस गेट का ही प्लेटफॉर्म चलता है। और ये कार्गो एक्स जो है बहुत सारी कंट्री में काम कर रहा है और बहुत सारी कंट्री में ये एक्सेप्टेबल है। अच्छा, इसके एक और फायदे हैं कि अगर जैसे हम स्टार्टिंग में पहले क्या करते थे कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, हमने एक्सपोर्ट कर दिया, हमको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए, हमको हमारे बिल ऑफ लेडिंग मिल गया, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिल गया और हमारा कमर्शियल इनवॉइस हो गए, सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए, तो इनको हमें वाया कुरियर भेजना पड़ता था। तो वाया कुरियर में बहुत सारे कभी कभी इश्यूज होते थे, जैसे कभी कुरियर लेट पहुंचा और हमारा गुड्स पहले पहुंच गया, तो जो वहां पर इश्यूज होते थे, डिटेंशन के होते थे और पेनल्टीज के होते थे, तो उनसे बचने के लिए ये रूल लाया गया है। प्लस वेरिफिकेशन के लिए कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर जो हैं वो रियल में हैं या नहीं और वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है अपनी अपनी कंट्री में। तो इसका एक फायदा ये भी है कि डॉक्यूमेंट्स हमको वाया कुरियर भेजने की जरूरत नहीं है। इसमें कार्गो एक्स प्लेटफॉर्म में हमको अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपनी कंपनी को वेरीफाई करना होगा, अपने कंपनी के कुछ नंबर्स के साथ, जैसे पेन कार्ड का पेन नंबर और कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड है तो उसका सिन नंबर, GST नंबर के साथ हमको अपनी कंपनी को वेरीफाई करना होगा। तब हम डॉक्यूमेंट्स वाया कार्गो एक्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। और इसमें एक और फायदा होता है इंपोर्टर के लिए। इंपोर्टर का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है जो इजिप्ट कंट्री में बैठा हुआ है कि जैसे ही यहाँ से डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्ट हो जाते हैं, हमने भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया डॉक्यूमेंट्स वाया कार्गो एक्स प्लेटफॉर्म, तो ये डॉक्यूमेंट्स उनको कुछ ही मिनट के अंदर में वहां पर रिसीव हो जाते हैं। वाया मेल भी मिल जाते हैं इंपोर्टर को और इजिप्ट के कस्टम अथॉरिटी को भी। तो इंपोर्टर क्या करता है कि कस्टम क्लियरेंस से रिलेटेड जो वर्क होते हैं शिपमेंट आने से पहले वो चालू कर देता है अपनी कंट्री में। यानी कि कस्टम क्लियरेंस से रिलेटेड जो वर्क होते हैं बिफोर अराइविंग द गुड्स, इंपोर्टर कैन स्टार्ट द वर्क। तो ये सबसे एक बड़ा मेजर बेनिफिट है और इसको इजिप्ट की गवर्नमेंट ने इसीलिए अप्रूव किया हुआ है कि इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं कि आप इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि वो रियल में एग्जिस्ट करता है या नहीं कर सकता है और आपको डॉक्यूमेंट्स वाया कुरियर भेजने की जरूरत नहीं है। प्लस आपका टाइम सेफ होता है। प्लस इंपोर्टर जो है यहाँ से गुड्स डिपार्चर होने के बाद
जैसे 10 दिन में पहुंचता है या 20 दिन में पहुंचता है, पर कस्टम को पता चल जाता है कि ये बेसिकली किस तारीख को आएगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स वहां पर वही जो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन यहाँ से फॉरवर्ड होते हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग वो कस्टम क्लियरेंस का काम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, एक नुकसान भी है, कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। ये जो कार्गो एक्स प्लेटफॉर्म है ये चार्जेबल है, ये चार्ज करता है डॉलर में। तो आप एक्सपोर्ट करते हैं तो अभी हाल ही फिलहाल आपको $165 पे करने होंगे एक बार एक ACID नंबर पे। एक ACID नंबर का मतलब है कि आप एक बार एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको एक ACID नंबर लेना पड़ेगा, उसी ACID नंबर पर आप सारे डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। तो उसके लिए नाफिजा प्लेटफॉर्म जो है और कार्गो एक्स प्लेटफॉर्म जो है, इनके कम्युनिकेशन के साथ कार्गो एक्स प्लेटफॉर्म हमसे चार्ज करता है $165। तो ये थे कुछ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जानकारी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।